राजनीति सिद्धांत की आधारभूत समझ को आगे बढ़ाते हुए नारीवाद की चर्चा करेंगे। और नारीवाद एक राजनैतिक विचारधारा के रूप में व्यवस्था से क्या मांगे रखता है और नारीवाद का जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे के आधार क्या हैं, वर्तमान में नारीवाद कहाँ खड़ा है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। और नारीवाद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो वेव हैं, जो चरण हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे कि किस तरीके से नारीवाद का विकास जो है वो हुआ और नारीवाद अपने समाज और राजनीति से क्या अपेक्षाएं रखता है और पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में नारीवाद की क्या अपेक्षाएं हैं। तो अगर हम शुरुआत करें नारीवाद की अवधारणा की और इसके विभिन्न तत्वों की, तो हम पाएंगे कि नारीवाद का अभ्युदय महिलाओं की स्थिति में सुधार की एक अपेक्षा के साथ हुआ। और नारीवाद की शुरुआत इस बात से होती है कि समाज में, राजनीति में नारियों की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर होनी चाहिए या पुरुषों की अधीनता में नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार या समाज में जो स्थिति पुरुषों की है, वही स्थिति, वही अधिकार महिलाओं की भी होनी चाहिए। अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक समाज में लोकतंत्र सच्चे अर्थों में तब तक स्थापित नहीं हो पाएगा या तब तक अपने आदर्शों को पूरा नहीं कर पाएगा जब तक महिलाओं की समान भागीदारी, महिलाओं की समान साझेदारी लोकतंत्र में नहीं होगी। तो ये पूरा जो नारीवाद का विमर्श है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि आखिर नारियों की स्थिति समाज में कमजोर क्यों है, इस कमजोरी के पीछे कारण क्या है और इसका निदान क्या होना चाहिए। समय के साथ हम देखते हैं कि इनके कारणों और निदान में अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विचारधारा के साथ महिलाएं चिंतक आती हैं, नारीवादी चिंतक आते हैं और वो अपनी एक बात रखते हैं। और महिलाओं की खराब स्थिति या महिलाओं की दयनीय स्थिति या महिलाओं की द्वितीयक स्थिति के बारे में चिंता करते हुए वो अपनी विचार रखते हैं। और विचार रखने के क्रम में उन विचारों के जो तत्व हैं वो ये हैं कि आखिर एक महिला पुरुष से क्यों पीछे है, एक व्यक्ति होने के नाते महिला और पुरुष बराबर क्यों नहीं, और लोकतंत्र में महिला और पुरुष समान रूप से सहभागिता क्यों नहीं करते हैं। क्यों ये देखा जाता है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों की अधीनता में होती हैं। क्यों एक महिला को हमेशा पुरुष अवलंब की आवश्यकता होती है, पुरुष के अवलंब की आवश्यकता होती है। क्या महिलाएं स्वयं में शक्तिशाली नहीं हो सकती? क्या महिलाएं अपने निर्णय
स्वयं नहीं ले सकती? क्या वो सक्षम है अपने निर्णय लेने में? अगर वो सक्षम नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वो सक्षम हो सकती हैं? इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब जो है वो नारीवाद हमें देता है। और नारीवाद की मुख्य चिंता इस बात की है, या मुख्य चिंता यह है कि नारियों को पुरुषों के बराबर समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका कैसे निभानी चाहिए, या वो क्या व्यवस्था हो जब महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। हम आज भी देखते हैं, चाहे वो हमारे राजनीतिक संस्थान हो, प्रतिनिधि की संस्थाएं हो, संसद हो, कार्यपालिका हो, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो आज भी महत्वपूर्ण पदों पे जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो कुछ 20-25% के आसपास या अलग अलग जगह पे अलग अलग है। लेकिन एक वर्ग, समाज का एक वर्ग जिसकी आबादी लगभग आधी है, वो लगभग 49%, 50% का हिस्सा समाज में रखता है, तो उसको सार्वजनिक संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है उसका वो कम क्यों है? वो 20%, 15% के आसपास क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लगभग सभी समाजों में, खासकर मध्य युग के बाद से ये प्रवृत्ति देखी गई, या हमेशा ये मतलब एक देखा गया है सभी समाज में, कि महिलाओं की स्थिति हमेशा द्वितीयक रही है, पुरुषों की तुलना में उनकी स्थिति द्वितीयक रही है। सार्वजनिक निर्णयों में उनकी भूमिका कहीं ना कहीं कमजोर है। निजी जीवन में तो है, निजी जीवन में हो सकता है कि वो निर्णय लेती हूँ, लेकिन इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। यानी महिलाएं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, वो या तो अपने पिता पर निर्भर हैं, या अपने भाई पर निर्भर हैं, या अपने पति पर निर्भर हैं, या अपने बेटे पर निर्भर है। तो मुख्य चिंता यही है कि किस तरीके से महिलाओं को मुक्ति मिले, महिलाएं कैसे अपने पैरों पे खड़ी हों, महिलाएं कैसे सशक्त हों, महिलाएं कैसे स्वयं के निर्णय लें, महिलाएं कैसे आर्थिक गतिविधि में सहभागिता करें, राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता करें, और समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करें अपने सार्वजनिक जीवन को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तव में ये महिला मुक्ति या नारीवाद की जो शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं कि नारीवाद का प्रथम चरण, प्रथम बहस, नारीवाद की जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले हमें जो नजर आता है वो मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट की बुक है, अ विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स राइट, अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स, इस तरीके से करके एक किताब है। उस किताब में जो है पहली बार मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट महिला अधिकारों की बात करती है, और वो मूलतः राजनीतिक अधिकारों पर अपना जो है, राजनीतिक अधिकारों पर अपना जोर देती हैं, राजनीतिक अधिकारों की मांग करती हैं। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पुरुषों को सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रताएं मिली हैं, जिस तरीके से वोटिंग राइट पुरुषों को मिला है, जिस तरीके से आर्थिक अवसर पुरुषों को मिलता है, विचार और व्यक्ति का अवसर पुरुषों को मिलता है, उसी तरीके से जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, और महिलाओं को भी चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार होना चाहिए,
और ये बात वो 1792 में अपनी पुस्तक के माध्यम से करती है। तो मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट को नारीवाद का हम वैनगार्ड कह सकते हैं, और मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट वो पहली स्थापित महिला चिंतक थी जिन्होंने एक व्यक्ति होने के नाते महिला और पुरुष को बराबरी के तौर से देखा और ये स्थापित करने का, ये मांग करने का प्रयास किया कि समाज में महिलाओं की भी एक भूमिका होनी चाहिए, और उस भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि महिला को उसके नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएं मिले, और वो पुरुषों पर जो है अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवसरों के लिए निर्भर न रहे। पुरुषों की अधीनता से वो बाहर आए, ये चिंता व्यक्त की गई, और ये चिंता थी नारीवाद के जो प्रथम हम कहते हैं चरण कह लो, या प्रथम जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो इस चिंता से होती है। और ये प्रथम जो लहर है इसमें एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र है, सेनेका फॉल्स घोषणा पत्र, जिसको एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने 1848 में न्यूयॉर्क में पढ़ा था। न्यूयॉर्क में उसकी घोषणा हुई थी। और ये जो सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन था, सेनेका फॉल्स जो घोषणा पत्र था, कैडी स्टैंटन द्वारा लिखा गया या प्रस्तावित किया गया, उन्होंने महिला के राजनीतिक अधिकारों की मांग को और मजबूत किया, और ये कोशिश की कि प्रॉपर्टी राइट में, संपत्ति के उत्तराधिकार में महिलाओं की एक बराबर की भूमिका होनी चाहिए, राइट, और महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार, चुनाव वोट देने का अधिकार उनको मिलता है। इसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी जो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा चरण है, वो आता है। और दूसरे चरण की शुरुआत हम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मूलतः 1960 के दशक से मानते हैं कि द्वितीय जो है चरण की शुरुआत होती है, या द्वितीय चरण में हम प्रवेश करते हैं। और द्वितीय चरण में हमें क्यों आना पड़ा, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यह देखा गया कि राजनीतिक अधिकार मिलने के बावजूद महिलाएं समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हैं। उनको राजनीतिक अधिकार मिल गया, उनको वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं पीछे ही हैं, और आज भी सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं, और वो पुरुषों की अधीनता में रह के, उनके प्रभुत्व में रह के ही कार्य करती हैं। तो 1960 के दशक में, हालांकि इसके कुछ जो है सेकेंड वेव के कुछ लक्षण आपको इससे पहले भी देखने को मिलेंगे, लेकिन 60 के दशक से एक आंदोलन चलता है, और उसमें बेटी फ्रीडेंस की द फेमिनिस्ट मिस्टिक नाम की किताब आती है 1963 में, और उसमें फ्रीडन कहती हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल घर तक सीमित कर दी गई है, हमें इससे आजादी देने की आवश्यकता है। आज हमें महिलाओं को आर्थिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक अवसर देने के साथ साथ समाज में उनकी भूमिका को और सशक्त करने की आवश्यकता है, और ये तब तक नहीं होगी जब तक हम उनके जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके बंधनों से उसको मुक्त नहीं करेंगे।
हम सांस्कृतिक तौर पे जो उसका रोल असाइन कर देते हैं, सांस्कृतिक तौर पे जो उसको घर संभालने का रोल असाइन कर देते हैं, पालन पोषण का रोल असाइन कर देते हैं, वो महिलाओं के विकास में बाधा है। द्वितीय जो चरण है वो मूलतः महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर केंद्रित है और ये महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग करता है। इसमें संस्कृति को शोषण का एक यंत्र के रूप में जो है, या ऑपरेशन के शोषण के एक यंत्र के रूप में संस्कृति को देखा जाता है। और महिलाओं के शोषण के यौन और मनोवैज्ञानिक कारणों को भी तलाशने की कोशिश में की जाती है और उसमें केट मिलेट और जर्मन ग्रीर जैसी महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक आती हैं। और सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की मांग करते हुए कैरोल हैनिश जो एक महत्वपूर्ण चिंतक हैं, वो कहती हैं व्यक्तिगत राजनीतिक है, यानी राजनीति का संबंध अब केवल सार्वजनिक जीवन से नहीं है, राजनीति का संबंध घरेलू जीवन से भी है, व्यक्तिगत जीवन से भी है, क्योंकि महिलाओं का शोषण घर में होता है, तो महिलाओं की मुक्ति के लिए राजनीति को प्रयास करना होगा और राजनीति को घर के अंदर आना होगा। और अब राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक विषयों से नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विषय, निजी विषय, घरेलू विषयों से है। क्योंकि महिलाओं का शोषण कहाँ हो रहा है? घर में हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है। हो सकता है उन पे दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा हो सकता है कि उनके स्वतंत्रताओं का, उनकी इच्छाओं का ख्याल न रखा जा रहा हो सकता है उनके ऊपर हिंसा हो रही हो। वो हिंसा मानसिक भी हो सकती है, वो हिंसा शारीरिक भी हो सकती है। तो इस बात की आवश्यकता है कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अब सरकार को या पॉलिटिक्स को काम करना होगा। और हम देखते हैं, चाहे वो दहेज के विरुद्ध अधिनियम आया हो, चाहे वो घरेलू संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिनियम आया हो, या तमाम इस तरीके के आप भारतीय राजनीति में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय जो किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं आंदोलनों के परिणाम हैं, जो आंदोलन कैरोल हैनिश के वक्तव्य व्यक्तिगत राजनीतिक है से शुरू होता है। तो जो नारीवाद का जो सेकेंड वेव है, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति के लिए बात करता है, मुक्ति के लिए प्रयास करता है और उसके उपाय सुझाता है। महिलाओं के सांस्कृतिक अधिकारों की बात होती है और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए जो नारीवादी चिंतक हैं, वो ये प्रयास करती हैं कि महिलाओं को एक होना होगा और ये जो आधी आबादी है, जो विभिन्न लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र में विभाजित है, इसको एक होना होगा। सिमोन द बुआ एक महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक हैं और उनकी एक बुक 1949 में आई, द सेकेंड सेक्स। और द सेकेंड सेक्स में उनकी ये एक महत्वपूर्ण जो है मांग थी कि आज महिलाओं को अपने जो सामाजिक ढांचे में जो वो विभाजित हैं, प्रजाति के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, आज उन सब को एक होना होगा। क्योंकि जब तक एक होकर हम महिला के अधिकारों की बात नहीं करेंगे, हम जब तक बटे रहेंगे कास्ट में, क्रीड में, जाति प्रजाति में, क्षेत्र में, भाषा में,
तब तक हमारा एक संयुक्त आवाज नहीं बनेगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो सिमोन द बुआ ने इस तरीके से महिला मुक्ति की रणनीति बनाने की बात की, जहां ये उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने सारे भेद मिटा के एक होना होगा, एक आवाज में बात करनी होगी, एक रूप से मांग रखनी होगी। कुछ महिलाओं ने महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण का भी घोर विरोध किया है। उनका यह कहना है कि महिलाओं की सुंदरता कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, और इस तरीके से ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं ये महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ ले जाता है, महिलाओं की वस्तुकरण के तौर पे ले जाता है, महिलाओं को एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में रखता है, जो कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है या उसकी गरिमा का उल्लंघन करता है, और इन चीजों को रोकना चाहिए। कई फेमिनिस्ट ब्यूटी प्रदर्शन को या ब्यूटी कॉन्टेस्ट को कैटल परेड कहती हैं, क्योंकि ये वास्तव में महिलाओं की गरिमा को जो है वो चोट पहुंचाने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जहां प्रथम वेव नारीवाद का जो प्रथम चरण था वो मध्य वर्ग की महिलाओं के हितों की बात कर रहा था, या मध्य वर्ग के महिलाओं के अधिकारों की वकालत की बात कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि वास्तव में राजनैतिक अधिकार तभी आप पा सकते हैं, या उस अधिकारों का, सिविल लिबर्टीज का तभी आप आनंद उठा सकते हैं, उसको भुना सकते हैं, जब आप सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे। चुनाव कौन लड़ता है? तो ये माना गया कि जो नारीवाद का प्रथम चरण था वो मध्य वर्ग की श्वेत महिलाओं तक सीमित था, लेकिन जो दूसरा चरण था वो विकासशील देशों में रहने वाली जो ब्लैक विमेन, पिछड़ी विमेन, तमाम तरीके की बाधाओं से, वंचनाओं से ग्रस्त महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। और ये विकासशील देशों के तमाम प्रजातीय भेदभाव से पीड़ित, जातीय भेदभाव से पीड़ित, वर्गगत भेदभाव से पीड़ित महिलाओं को एक लाने का प्रयास करता है, और ये उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करता है। तो जो द्वितीय चरण है नारीवाद का, प्रथम चरण को तो हम लिबरल फेमिनिज्म में देख सकते हैं, लेकिन यह उदारवादी नारीवाद कहा जाता है, जो केवल नारी के राजनीतिक अधिकारों तक सीमित है, राजनीतिक आर्थिक अधिकारों तक सीमित है। लेकिन जो द्वितीय चरण है, और उसके द्वितीय चरण की भी कई धाराएं हैं, उसमें मार्क्सवादी नारीवाद है, उसमें समाजवादी नारीवाद है, और उसमें कट्टर नारीवाद या उग्र नारीवाद है। ये सारे चरण जो है वो द्वितीय चरण में आते हैं। तो एक एक करके हम समाजवादी, मार्क्सवादी नारीवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जहां तक मार्क्सवादी नारीवाद की बात है, सबसे पहले हम, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्सवाद पूंजीवाद को सारी बुराइयों का जड़ मानता है। वर्तमान समय में कहता है कि पूंजीवाद निजी संपत्ति और इससे प्रेरित आर्थिक व्यवस्थाओं का, निजी संपत्ति को पाने का या बढ़ाने की जो आर्थिक व्यवस्था है, पूंजीवाद है। और पूंजीवाद ने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीके के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यंत्र विकसित कर लिए हैं, जो उसके शोषण को और
अधिक मजबूत बनाते हैं। तो इसी विचार से प्रभावित एक महिलावादी मार्क्सवादी चिंतक हैं आइरिस मेरियन यंग। और आइरिस मेरियन यंग का मानना है कि महिलाओं का जो ऑपरेशन है, महिलाओं का जो शोषण है, वो कहीं ना कहीं वर्ग शोषण में निहित है। एक अन्य मार्क्सवादी नारीवादी चिंतक हैं एलिसन जैगर। एलिसन जैगर का भी ये मानना है कि जो पूंजीवादी संरचनाएं हैं वो महिलाओं का शोषण कर रही हैं और महिलाओं को घर के काम तक सीमित करके उनका काम केवल पूंजीपतियों के परिवार बढ़ाने तक सीमित करके उनका कहीं ना कहीं उनको उनके अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। और वो महिलाओं की भूमिका केवल पूंजीवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए है। और जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स ने 1884 में एक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। फ्रेडरिक एंगल्स की ये किताब द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट ये बताता है कि किस तरीके से महिलाओं के सेक्सुअल और फिजिकल भौतिक श्रम को जोड़ दिया जाता है जनन की प्रक्रिया से और परिवार के देखभाल से और सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर इसको एक परंपरागत भूमिका असाइन कर दी जाती है जिससे आगे ये कभी नहीं बढ़ पाती। ऐसी सांस्कृतिक संरचनाएं, ऐसी सामाजिक संरचनाएं बना दी गई हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा है। और ये संरचनाएं पितृसत्तात्मक संरचनाएं हैं जो पुरुषों को उत्तराधिकार में, जो पुरुषों को सार्वजनिक निर्णय लेने में या घरेलू निर्णय लेने में एक अग्रिम भूमिका, एक प्राथमिक भूमिका देती है। तो इन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को और इसको समर्थन करने वाली जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार, उत्पादन के साधनों का उत्तराधिकार एक पुत्र को मिलता है, या उस पूरे संपत्ति का उत्तराधिकार का जो ट्रांसफर है, जो स्थानांतरण है, वो एक पुत्र से उसके पुत्र को होता है। और महिलाओं का काम सिर्फ संतानों का जनन है और उनका देखभाल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए शोषण वाली है, उनको द्वितीयक स्थिति में लाने वाली है और उन पर पुरुषों का आधिपत्य स्थापित करने वाली है। तो अगर हमें इस व्यवस्था को बदलना है तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटलिस्ट ऑर्डर, पूंजीवादी व्यवस्था को, समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाप्त करना होगा। और हमें पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके ही, क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके ही समाज में नारियों की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है, ऐसा मार्क्सवादी नारीवादियों का मानना है। अब मार्क्सवादी नारीवाद की आलोचना भी होती है। वो ये कहा जाता है कि उन्होंने नारी को केवल परिवार तक सीमित कर दिया या नारी के शोषण को केवल पूंजीवाद से जोड़कर रख दिया। नारियों के साथ
जातीय भेदभाव ही होता है, प्रजातीय भेदभाव भी होता है, निर्जातीय भेदभाव भी होता है। वाइट महिलाएं कई बार ब्लैक महिलाओं का शोषण करती हैं, या कई बार समाज में ही ऊंच नीच के चलते समाज के ऊंचे वर्ग द्वारा समाज के नीचे वर्ग का शोषण किया जाता है। तो इन सब शोषण की व्याख्या मार्क्सवाद कैसे करेगा? वो नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ, क्या महिलाएं केवल परिवार तक ही सीमित हैं? महिलाएं श्रम भी तो करती हैं, महिलाएं उद्योगों में श्रम कर रही हैं, उनका भी शोषण पुरुषों की तरह ही हो रहा है, या उनकी स्थिति यह है कि उनको और भी वेज कम दिया मिल रहा है, उनको भी श्रम, अपना जो श्रम है वो कम मिल रहा है। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं मार्क्सवाद उस पूरे तस्वीर को रखने में विफल होता है। हालांकि मार्क्सवाद भी महिलाओं के मुक्ति के लिए प्रयास करता दिखता है, और उसकी जो आक्षेप हैं पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था पर या पूंजीवादी पूरी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सही है। दूसरी तरफ सोशलिस्ट समाजवादी नारीवाद हैं, और इनमें बारबरा एरनरिक, सिल्विया वाल्बी, चार्ली पर्किंसन गिलमन, डोना हैरावे, एमा गोल्डमैन, सेल्मा जेम्स जैसी नारीवादी चिंतक आती हैं, और इनका ये मानना है कि महिलाओं के शोषण का कोई एक यंत्र नहीं है, उनका जो शोषण है वो बहुआयामी है। उनका यौन शोषण भी होता है, उनका वर्ग शोषण भी होता है, उनका निर्जातीय शोषण भी होता है, और संस्कृति में, समाज में उनकी जो भूमिका है वो द्वितीयक है, तो वो उनकी गरिमा का भी कहीं ना कहीं हनन होता है। और अगर नारी को मुक्ति देना है, अगर नारी को पुरुषों के समान लाकर खड़ा करना है, अगर नारी को भी पुरुषों की तरह जो है एक व्यवहार किए जाने की जो बात करी जाती है, वो तब तक नहीं होगा जब तक इन सारे मुद्दों पर एक साथ हम आवाज नहीं उठाएंगे। और ये सारी बातें मानते हुए समाजवादियों का भी मानना है कि जो आर्थिक शोषण है और जो पितृसत्तात्मक जो संरचना है, ये दोनों मिलकर महिलाओं का शोषण करती हैं, और हर निर्जाति, प्रजाति, वर्ग, क्षेत्र, हर जगह महिलाओं की यही स्थिति है, हर धर्म में महिलाओं की यही स्थिति है कि उनको उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, उनको उत्तराधिकार में उनके जो है आर्थिक अधिकार नहीं मिलते हैं। और जो पितृसत्तात्मक संरचना है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाएं पूरी व्यवस्था से बाहर हैं। इसमें चिंता केवल पुरुषों की होती है, और पुरुषों के हित को बढ़ाने के लिए, पुरुषों के जो है अवसर बढ़ाने के लिए महिलाएं काम करती हैं। यानी पुरुषों को ज्यादा अधिकार इस समाज में मिले हुए हैं। तो समाजवादी जो धारा है नारीवाद की, उसका ये मानना है कि अगर हमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समाज में तय करनी है, तो जो घरेलू भूमिका है, जिसमें पालन पोषण की भूमिका, देखभाल की भूमिका, जिसमें महिलाओं के चाइल्ड रियरिंग, बच्चे के पालन पोषण की भूमिका, उससे अलग हटा के
सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी भूमिका को आज कहीं ना कहीं तय करना होगा। और अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी भूमिका तय कर रहे हैं तो वहां यह ना हो कि उनको श्रमिक जो उनका जो श्रम का मानदेय है वो पुरुषों से कम हो, बराबर श्रम मिले, पारिश्रमिक बराबर पारिश्रमिक मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, लिंग के आधार पर उसमें कोई भेदभाव ना हो। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में इस तरीके का लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। हालांकि अब धीरे धीरे ये चीज कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये जो नारीवाद का द्वितीय चरण था उसके लिए चिंता का विषय था। अब नारीवाद के द्वितीय चरण की एक और धारा, जिसको हम उग्र नारीवाद कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। और उग्र नारीवाद के मुख्य प्रवक्ताओं में बेटी फ्रीडन का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ये माना कि संस्कृति के द्वारा या जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं समाज की, वो महिलाओं का शोषण कर रही हैं, और हमें अगर महिलाओं को इन शोषण से मुक्त करना है तो इन सांस्कृतिक संरचनाओं को कहीं ना कहीं नष्ट करना होगा। न्यूयॉर्क में एक उग्र नारीवादी सोच रखने वाली नारियों का एक ग्रुप है, रेड स्टॉकिंग्स। रेड स्टॉकिंग्स ने कहा कि वास्तव में महिलाओं को विवाह अपनी जरूरतों या विवाह करने का निर्णय अपनी जरूरतों और अपनी मतलब उसमें उसका सिर्फ निर्णय होना चाहिए, परिवार का निर्णय नहीं होना चाहिए, या किसी दबाव में आके जो महिलाएं विवाह करती हैं ये नहीं होना चाहिए। विवाह करना एक बौद्धिक निर्णय होना चाहिए, एक तार्किक निर्णय होना चाहिए, जो किसी महिला का अपना निर्णय होना चाहिए। और जब तक तार्किक परिणति, तार्किक निर्णय हम नहीं लेते, हमें विवाह नहीं करना चाहिए। और ये जो रेडिकल फेमिनिज्म है, ये सेक्स और जेंडर में भेद करता है। सेक्स और जेंडर में क्या भेद है? तो सेक्स एक जैविक पहचान है जो जन्म के आधार पर तय होता है कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन ट्रांसजेंडर है। लेकिन उग्र नारीवादियों को मानना है कि जो जेंडर है वो समाज के द्वारा दिया गया एक पहचान है जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये कि समाज के द्वारा दिया गया पहचान कैसे? तो एक महिला को क्या कपड़े पहनने हैं, एक महिला की क्या भूमिका है, एक महिला को कैसा व्यवहार करना है, एक महिला के क्या कार्य हैं, ये जो तय किए जाते हैं, और इसके आधार पे जो बायोलॉजिकल डिफरेंस को जो आधार बनाया जाता है, ये गलत है। और सारी महिला के शोषण का जो आधार है वो जेंडर है। जेंडर एक सांस्कृतिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है जो महिला पुरुष में भेद करती है, उनके कपड़ों में भेद करती है, उनके पहनावे ओढ़ावे में भेद करती है, समाज में उनकी भूमिका में भेद करती है, परिवार में उनकी भूमिका में भेद करती है। महिला है तो तुम्हें खाना बनाना है, महिला है तो तुम्हें साफ सफाई करनी, महिला है तो तुम्हें पालन पोषण करना है। उग्र नारीवादियों का मानना है कि पुरुषों की भी बराबर भूमिका है इन घरेलू कार्यों में, और महिलाओं की भी बराबर भूमिका है बाहरी कार्यों में। हमें सेक्स के आधार पे इस तरीके का जो भेदभाव है उसको बंद करना होगा। इस तरीके का जो एक ओरिएंटेशन, एक डिफरेंशिएशन जो किया जाता है उसको कहीं ना कहीं बंद करना होगा। और उग्र नारीवादी जो चिंतक हैं उनमें
मैरी डेली, सूसन ग्रिफिन, जूलिया पेनलोप, एड्रीन रिच, ये सब ऐसी महिलाएं हैं जो उग्र नारीवाद का समर्थन करती दिखती हैं। और ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, हम देखते हैं कि समाजवादी नारीवाद से आगे बढ़ के अब केवल सामाजिक अधिकारों की बात नहीं कर रही, समाज में बराबर की बात नहीं कर रही, बल्कि जो कल्चरल टूल्स हैं, सांस्कृतिक संरचनाएं हैं महिलाओं के ऑपरेशन की, उसकी बात करती हैं। और ये उन सारे बंधनों को तोड़ने की बात करती हैं जो संस्कृति ने उनको दिए हैं, और पूरी तरीके से एक नए कॉन्स्ट्रक्ट की बात करती हैं जिसमें एबॉर्शन के अधिकार की बात है, चाइल्ड केयर की बात है कि चाइल्ड केयर कोई उनका बाय बर्थ असाइन वर्क नहीं है। तो कोई भी जो असाइंड है, जो समाज और संस्कृति में जो असाइंड वर्क है, उसका विरोध करती है उग्र नारीवाद। ये हमें समझना होगा। इसके बाद जो द्वितीय धारा है उसमें एक महत्वपूर्ण है इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की, पारिस्थितिकी नारीवाद की। और पारिस्थितिकी नारीवाद के जो प्रमुख उन्नायक हैं, जो प्रमुख प्रस्तावक हैं, उसमें वंदना शिवा का एक महत्वपूर्ण नाम है। उसमें एलिस वॉकर हैं, वंदना शिवा हैं, पाउला गन एलन हैं। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिकी नारीवादी हैं, उनका ये मानना है कि वास्तव में पुरुष हर चीज को बाइनरी के तौर पे देखता है। वो सारी चीजों को बाइनरी में देखता है, मैन वर्सेस नेचर, मेल वर्सेस फीमेल, कल्चर वर्सेस नेचर, मेल फीमेल, मैटर स्पिरिट, या हिंदी में कहें तो संस्कृति और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, चेतना और भौतिकता, श्वेत और काला। तो ये जो डायलेक्टिक, उसका जो स्ट्रक्चर में देखने का जो तरीका है, वो हायरार्की को बढ़ावा देता है। वो एक सुपीरियर और एक इंफीरियर को बढ़ावा देता है। और ये जो द्वैत है, ये द्वैत की जो मानसिकता है, वो इसलिए है क्योंकि पुरुष जो है वो हमेशा प्रभुत्व की चाहत रखता है। और प्रभुत्व की चाहत रखने में वो कौन अच्छा और कौन बुरा की बात करता है, कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर की बात करता है, किसके पास शक्ति होना चाहिए किसके पास नहीं होना चाहिए की बात करता है। और इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम एक साम्य देखें, हम परस्पर सहयोग देखें। तो जो इकोलॉजिकल फेमिनिज्म है वो प्रकृति से कल्चर के सहयोग की बात करता है। और इसका मानना है, इसमें जो नारी पारिस्थितिकी जो नारीवादी हैं, उनका ये मानना है कि पुरुष की मानसिकता हमेशा प्रभुत्व की है, आधिपत्य की है। और इस मानसिकता के कारण ही आज प्रकृति के समक्ष बहुत खतरे उत्पन्न हो गए हैं। और उसी तरीके से आज महिलाओं के समक्ष बहुत खतरे उत्पन्न हो गए हैं। तो अगर इन खतरों से निपटना है तो कहीं ना कहीं पुरुष की भूमिका कम करनी होगी और महिलाओं को अग्रिम भूमिका देनी होगी, क्योंकि महिलाओं के पास एथिक्स ऑफ केयर है, महिलाएं संवेदनशील हैं, महिलाओं के अंदर ज्यादा
उदारता है, जेनरोसिटी है, उनके अंदर ममत्व है, उनके अंदर ज्यादा प्रेम है, उनके अंदर ज्यादा सहयोग है। और ये सब ऐसे मूल्य हैं, ऐसे एथिक्स हैं, ऐसे वैल्यूज हैं जो समाज में शांति लाएंगी, जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो रोजमेरी र्यूथर हैं, रोजमेरी रदर कह लीजिए, उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू विमेन/न्यू अर्थ में ये बात कही। और ऐसी ही बात मैरी डेली ने अपनी पुस्तक जिन इकोलॉजी में 1978 में कही। तो 70 के दशक और 80 के दशक में आप ये देखते हैं कि इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के अगुआ के रूप में ये महिलाएं आती हैं और पुरुषों के इस मानसिकता पर, खासकर पितृसत्तात्मक मानसिकता पर प्रहार करने की कोशिश करती हैं। जो, और वो कैसी मानसिकता? प्रभुत्व की मानसिकता, सुपीरियर और इंफीरियर की मानसिकता। तो ये हम देखते हैं इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। अब इसके बाद तृतीय धारा की बात हम करते हैं, और तृतीय धारा की शुरुआत हम 90 के मध्य दशक से पाते हैं। उसमें एक प्रमुख नाम नैन्सी फ्रेजर हैं। नैन्सी फ्रेजर की एक बुक है जस्टिस इंटरप्ट्स। 1997 में उन्होंने ये किताब लिखी। और जो तृतीय वेब है, तृतीय जो चरण है, वो बेसिकली पहचान की राजनीति पर केंद्रित है और इस बात पर केंद्रित है, खासकर वो जेंडर के जो डिफरेंसेस हैं, जेंडर के जो अंतर हैं, उस पे केंद्रित है। और इनका इनका जो केंद्र, इनका जो विचार है, वो ज्यादा पहचान की राजनीति से है। ये ज्यादा फोकस पहचान की राजनीति पे करते हैं, ना कि जो ट्रेडिशनल महिलाओं के जो मुद्दे नारीवाद के प्रथम और द्वितीय चरण में उठाए गए, उनकी, जिसमें क्लास की बात, सेक्सुअलिटी की बात, एथनिसिटी की बात, इस पे ये बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं। और ये जोर देते हैं आत्म अवलोकन पर और पूरी धारा के पुनर्अभिमुखीकरण की ओर ध्यान इनका जाता है। और इनका ये मानना है कि वास्तव में जो भी नारीत्व है, उसको आज सशक्त करने की जरूरत है। हमें पुरुषों जैसा नहीं बनना है, हमें पुरुषों के बराबर नहीं आना है, बल्कि जो नारीत्व है उसको और मैनिफेस्ट करना है, उसको और मुखरता देनी है। हमें अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को और मुखरता देनी है और उभार देना है। और इसको हमें और जो है, इस पे हमें गर्व करना है। और हमें अपने रास्ते खुद तय करने हैं। तो जो बात अभी ऑब्जेक्टिफिकेशन की हो रही थी सेकेंड वेव में, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, महिलाओं के लिए अलग असाइन किया जाता है, पुरुषों के लिए अलग असाइन कर दिया जाता है, आप यहां देखेंगे, थर्ड वेव में देखेंगे। और थर्ड वेव के जो मुख्य प्रोपोनेंट्स, उसमें कल्चरल फेमिनिज्म, सांस्कृतिक नारीवाद है, ब्लैक फेमिनिज्म, या जो है आप उसको कह सकते हैं कि श्याम नारीवाद, या
उत्तर आधुनिक नारीवाद, ये 3 धाराएं आपको थर्ड वेव में देखने को मिलती हैं। और इनका खासकर जो कल्चरल फेमिनिज्म है, जो सांस्कृतिक नारीवाद है, वो सांस्कृतिक नारीवादी जिसमें रॉबिन मॉर्गन, एंड्रिया डॉर्किन, फ्लोरेंस रश हैं, उनका ये मानना है कि जो मेलनेस है, जो पुरुष का जो पुरुषत्व है, वो कारण है नारीवादी शोषण का। और ये जो चीजें हैं ये उसमें आती हैं पितृवादी सत्ता से। तो आज आवश्यकता यह है कि हम अपने जो जेंडर डिस्टिंक्शन है, जो अलगाव है, उसको प्रिजर्व करें और जो महिलाओं के मूल्य हैं, जिसमें अफेक्शन है, जिसमें समानता है, जिसमें पोषण है, उसको संस्कृति में फिर से स्थापित करते हुए उसको महिलाओं के मूल्यों से जोड़ा जाए और अपना एक विचार, अपना एक सांस्कृतिक व्यवस्था, अपनी एक सोच हम समाज में देने का प्रयास करें और एक सिस्टरहुड का, एक भगनीवाद का, एक जो है भगनी एकता का हम ऐसे समाज में दें। तो अपने नारीत्व पर, अपने जेंडर डिस्टिंक्शन पे हमें गर्व करते हुए, महिला मूल्यों को उनसे जोड़ते हुए समाज में एक पुनर्रचना की आवश्यकता है। ब्लैक, जहां तक श्याम नारीवाद की बात है या ब्लैक फेमिनिज्म की जहां तक बात है, उसमें एलिस वॉकर एक शब्द देती हैं, उसमें कहती हैं नारीत्व, उसका जो शब्द है उसको है वुमनिस्ट, और उसको भी हम नारीवाद कह सकते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन वुमनिस्ट का उन्होंने एक टर्म दिया और उसमें उसका जो मकसद था वो ये था कि हमें ब्लैक व्हाइट में नहीं बंटना है, हमें एक नारी के तौर पे चीजों को सोचना है। और जो श्याम नारीवाद है, मूवमेंट है, वो जो श्वेत नारियों के समान बनने का जो मूवमेंट है, वो एक है ही, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ हमें इन श्याम नारीवाद, मतलब कहने का मतलब जो काली महिलाएं हैं, उनको जो उनका जो शोषण है वो डबल है, तो उनको मुक्ति के साथ साथ भी हमें महिलाओं, जो श्वेत महिलाएं, उनके मुक्ति की भी बात करनी होगी। और एक लास्ट जो एक कॉन्सेप्ट है उत्तर आधुनिक नारीवाद की, उत्तर आधुनिक नारीवाद के प्रमुख प्रवक्ता में जुडिथ बटलर हैं, जिन्होंने जेंडर ट्रबल करके 1990 में एक किताब लिखी। उन्होंने कहा कि सारा जो ये कॉन्स्ट्रक्ट है, जो भाषा है, ये भाषा ही सारी ऑपरेशन का कारण है, सारे शोषण का कारण है। अगर हम भाषा बदल दें और उससे जुड़ी जो भूमिकाएं हैं वो जो हम तय कर देते हैं वो चेंज करें, तो शोषण से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि वास्तव में अब आजकल जैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, कोई स्त्री कभी भी पुरुष बन सकता है। और ये असाइन कौन करता है कि कौन पुरुष कौन स्त्री? ये एक मेडिकल टर्म में असाइन होता है। तो आपने एक असाइन कर दिया स्त्री और उससे जुड़ी भूमिकाएं उसके पास आ जाती हैं। तो पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिज्म है एक बड़ा डिपार्चर है सारे चरण से, और उसका ये मानना है कि अब ये जेंडर का निर्धारण खुद व्यक्ति को करना चाहिए, वो तय करेगा कि वो किस जेंडर में है, उसकी भूमिकाएं क्या हैं। अब
जो उत्तर आधुनिक नारीवादियों में मैरी जो फ्रग और डोना हार्वे जैसी महिलाएं हैं, और उनका फोकस जो LGBTQ समुदाय है उनके अधिकारों को लेकर है, और उनके अधिकारों के मांग के क्रम में उनका ये मानना है कि कोई भी भूमिका, सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका अब इससे तय नहीं होगी, जेंडर से तय नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।